हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी खौफ भरी अमावस की रात लेकर आई हूँ। कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आती रहूँ तो उनकी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं चली मेरे सपनों की गली, मुझे रोके ना कोई। मैं चली चहकी हुई आवाज में गुनगुनाती राशि अपने सामने कपड़ों का ढेर लगाकर बैठी हुई थी कि तभी उसकी माँ सावित्री जी वहां आई और बोली, राशि बेटा जरा मेरी एक बात सुन ले। उनकी आवाज में जो गंभीरता थी उसे महसूस करते ही राशि ने गुनगुनाना बंद कर दिया और सावित्री जी की तरफ देखते हुए बोली, क्या हो गया माँ, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। देख बेटा, ये बहुत खुशी की बात है कि तू अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में पहला कदम उठाते हुए हॉस्टल जा रही है। लेकिन क्या माँ? राशि ने उत्सुकता से पूछा। बस ये कि तेरा हॉस्टल तो यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर ही है और तेरी क्लासेस भी कल सुबह से ही शुरू हो रही है, तो तू आज की जगह कल सुबह सुबह हॉस्टल चली जाना। पर क्यों? अचानक ऐसा क्या हो गया माँ? वो बेटा, दरअसल मैंने अभी अभी कैलेंडर देखा, आज अमावस्या तिथि है, कल से शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा, तो तू कल चली जाना। आखिर यूपीएससी निकालने के इतने बड़े मकसद के साथ तू जा रही है। माँ की बातें सुनकर राशि सोच में पड़ गई। अभी वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसके पापा की रौबदार आवाज कमरे में गूंजी। इतनी पढ़ी लिखी होकर ये तुम क्या बकवास बातें लेकर बैठ गई हो? हमारी बेटी पढ़ने जा रही है, शादी करने नहीं, जिसके लिए मुहूर्त देखा जाए। राशि आज ही हॉस्टल जाएगी ताकि अपना सारा सामान, किताबें सब ढंग से जमा कर कल सुबह से तरोताजा दिमाग के साथ अपने लक्ष्य को पाने में जुट जाए। सावित्री जी ने फिर कुछ कहना चाहा, लेकिन दोनों पापा बेटी वहां से उठकर चले गए। हॉस्टल पहुंचकर राशि बहुत खुश थी। पहली बार उसे घर से बाहर निकलने और हॉस्टल में रहने का मौका मिला था। उस पर ये हॉस्टल यूपीएससी की तैयारी करने वाली छात्राओं का सबसे प्रतिष्ठित हॉस्टल था। हॉस्टल का यह कमरा राशि को बहुत सुकून दे रहा था। कुछ देर कमरे की दीवारों को निहारने के बाद राशि ने धीरे धीरे अपना सामान कमरे में जमाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में रात के खाने की घंटी बजी। अन्य लड़कियों के साथ राशि ने भी कतार में लगकर खाना लिया। इस दौरान कुछ लड़कियों से उसकी थोड़ी बहुत बातचीत भी हुई, लेकिन राशि ने एक बात नोटिस की कि उसके कमरे का नंबर सुनने के बाद सभी लड़कियों के चेहरों पर कुछ अजीब से भाव आ रहे थे। लेकिन राशि, जो आसानी से लोगों से बात नहीं कर पाती थी, वो चाहकर भी उन लड़कियों से इसकी वजह नहीं पूछ सकी। अपना खाना खत्म करने के बाद उसने बचा हुआ सामान कमरे में लगाया और बिस्तर पर लेटकर एक किताब पढ़ने लगी। लगभग आधी रात हो चुकी थी। अचानक राशि को बहुत तेज प्यास महसूस हुई। उसने बगल की मेज से पानी का बोतल उठाया तो देखा वो खाली था। राशि पानी लेने के लिए कमरे से बाहर निकली तो एक पल के लिए बरामदे में चारों ओर फैले घुप अंधेरे को देखकर डर गई। लेकिन फिर उसे याद आया कि यही कहीं बल्ब की स्विच है। अपने फोन की सहायता से राशि ने स्विच ढूंढकर बल्ब ऑन किया और पास ही लगे फिल्टर से बोतल में पानी भरने लगी। राशि का कमरा फ्लोर के बिल्कुल शुरुआत में ही था। इस फ्लोर के साथ ही छोटा सा छत भी लगा हुआ था। ठंडी ठंडी सुहानी हवा चलती देखकर राशि सम्मोहित सी छत की तरफ बढ़ गई। अचानक ही उसकी नजर छत के कोने में खड़ी एक लड़की पर पड़ी। उस लड़की के रोने की धीमी धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज राशि के कानों में आ रही थी। राशि एक पल के लिए तो डरी, लेकिन फिर हिम्मत करके उस लड़की के पास गई। जैसे ही राशि की नजर उस लड़की के चेहरे पर पड़ी, उसके मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि उसकी आंखों से गिर रहे आंसुओं का रंग लाल था, खून से भी ज्यादा लाल। डर लगने के बावजूद राशि ने किसी तरह हिम्मत करके उस लड़की से पूछा, कौन हो तुम? उस लड़की ने जवाब दिया, मैं रिद्धि हूँ। कभी मैं इसी हॉस्टल में रहती थी, उसी कमरे में जिसमें तुम रह रही हो। पर एक दिन, राशि ने मन ही मन अपने ईश्वर को याद करते हुए फिर पूछा, पर एक दिन क्या? रिद्धि ने राशि को घूरते हुए कहा, अचानक एक दुर्घटना में मेरी मौत हो गई और मेरा कमरा मुझसे छिन गया। ये सुनकर राशि को लगा वो बेहोश हो जाएगी। फिर भी उसने हिम्मत करके
एक अंतिम सवाल रिद्धि से पूछा, कैसे हुई थी तुम्हारी मौत? ये सवाल सुनकर रिद्धि ने अचानक ही अपने तेज लंबे नाखून राशि के गले पर चुभाए और बोली, ऐसे। इसके साथ ही हवाओं में एक डरावनी हंसी गूंज उठी। स्वयं को बचाने के लिए राशि अपनी पूरी ताकत से चीखी और इस चीख के साथ ही उसकी आंख खुल गई। तब उसने देखा कि वो तो अपने कमरे में अपने बिस्तर पर सो रही थी। बगल में ही उसकी किताब खुली पड़ी थी। ओह, तो मैं अब तक सपना देख रही थी, राशि स्वयं को दिलासा देते हुए कहने लगी। उसने अपने गले पर हाथ फेरा और उसे सही सलामत पाकर एक लंबी सांस ली, लेकिन उसका गला अब प्यास से सूखने लगा था। उसने मेज पर रखी बोतल उठाई तो सपने की तरह हकीकत में भी बोतल खाली थी। अभी वो सोच ही रही थी कि पानी भरने जाए या नहीं कि उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। इस दस्तक को सुनकर राशि का दिल जोरों से धड़कने लगा। किसी तरह कांपते पैरों से वो बिस्तर से उठी और दरवाजा खोला। सामने अपने ही फ्लोर की दो लड़कियों को देखकर राशि की जान में जान आई। उन लड़कियों ने राशि को घबराया हुआ देखा तो उसे बिस्तर पर बैठाया और एक लड़की उसके लिए पानी लेने चली गई। दूसरी लड़की, जिसका नाम नेहा था, उसने राशि से पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी रात में चीखी क्यों? वो मैंने एक डरावना सपना देख लिया था कि इसी कमरे में रहने वाली कोई लड़की मेरा गला दबा रही है, राशि ने हकलाते हुए जवाब दिया। अब तक दूसरी लड़की सीमा भी पानी लेकर आ चुकी थी। राशि की बात उसके कानों में भी पड़ चुकी थी। राशि ने देखा उसकी बात सुनकर सीमा का चेहरा कुछ उतर सा गया था। क्या आपको भी मेरी तरह डरावने सपने आते हैं? राशि ने सीमा का घबराया हुआ चेहरा देखकर पूछा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चलो अब तुम सो जाओ, हम बगल के कमरे में ही हैं। ऐसा करो, कमरे की बत्ती जलने दो, सीमा ने कहा। हाँ, शायद आज घर से बाहर तुम्हारी पहली रात है ना, इसलिए थोड़ा घबरा गई होगी, नेहा भी उसे दिलासा देते हुए बोली। उन दोनों के जाने के बाद राशि फिर से अपने बिस्तर पर लेट गई और सोने की कोशिश करती हुई उसने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन तभी खटाक की आवाज सुनकर उसकी आंख खुल गई। आंख खुलते ही उसने देखा कमरे में घुप अंधेरा था। अरे, मैंने तो बल्ब जलता हुआ छोड़ा था, ये बुझ कैसे गया? राशि ने घबराहट में खुद से ही सवाल किया। तभी उसे स्विच बोर्ड के पास एक साया नजर आया, रिद्धि का साया। रिद्धि ने राशि को बिस्तर से उठने का इशारा किया और स्वयं कमरे का दरवाजा खोलकर छत की ओर बढ़ चली। राशि भी सम्मोहित सी उसके पीछे छत पर आ गई। रिद्धि ने राशि से कहा, सुनो राशि, अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन अगर तुमने इनकार किया तो जो सपना तुमने अभी अभी देखा था उसे सच होने में देर नहीं लगेगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मेरा यकीन करो, राशि गिड़गिड़ाते हुए बोली। रिद्धि ने राशि को घूरते हुए कहा, तुम्हारी बात सुनकर मुझे खुशी हुई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी तुम्हारे कमरे में जो सीमा नाम की लड़की आई थी, तुम्हें उससे दोस्ती करनी है। इतनी गहरी दोस्ती कि वो तुम पर हद से ज्यादा विश्वास करने लगे। जब ऐसा हो जाएगा तब तुम्हें बताया जाएगा कि आगे क्या करना है। ठीक है, लेकिन मुझे रोज इस तरह डराना मत। अगर कहीं मैं डर से मर गई तो तुम्हारे काम का क्या होगा? राशि की आवाज कांप सी रही थी। कुछ नहीं होगा तुम्हें, निश्चिंत रहो। मैं आज से ठीक 16वें दिन आऊंगी, तब तक तुम इस काम को पूरा कर लेना। कहकर रिद्धि ने एक बार फिर राशि को अपने पीछे आने का इशारा किया। उसके पीछे चलते हुए राशि वापस अपने कमरे में आ चुकी थी और अब कमरे की बत्ती जली हुई थी। स्वयं को चिकोटी काटकर राशि ये तय करने की कोशिश कर रही थी कि अभी अभी जो हुआ वो सच था या सपना, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हो गया कि ये पूरी तरह सच था। उसे अपनी माँ की बात याद आई और वो अफसोस करते हुए स्वयं से बातें करने लगी कि काश उसने माँ की बात मान ही ली होती। लेकिन अब तो देर हो चुकी थी, अब उसे रिद्धि की बात माननी ही थी। लेकिन फिर जब उसे रिद्धि की कही बात याद आई कि उसे किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, तब वो निश्चिंत होकर सोने की कोशिश करने लगी। अगली सुबह यूपीएससी की क्लासेस जाते हुए राशि बहुत उत्साहित थी। सुबह से चल रही क्लासेस दोपहर में खत्म हुई और वो अपने हॉस्टल के लिए निकल पड़ी। भूख के मारे उसके पेट में चूहे कूद रहे थे। जब वो हॉस्टल पहुंची तब तक खाने की घंटी बज चुकी थी। अपना खाना लेकर जाने के लिए वो जैसे ही मुड़ी कि मेस वाली दीदी बोली, सुनो राशि, क्या तुम सीमा का खाना लेकर रख लोगी? वो अभी तक नहीं आई है। उनकी बात सुनकर राशि को रात वाली बात और उसे सौंपा हुआ काम याद आ गया। राशि ने मुस्कुराते हुए दीदी से कहा, हाँ, बस मैं अभी टिफिन लेकर आती हूँ। अपने टिफिन में सीमा का खाना लेकर
राशि कमरे में चली गई। अभी राशि खा ही रही थी कि तभी सीमा उसके कमरे में आई और बोली, दीदी ने कहा तुमने मेरा खाना रखा है। हाँ ये लीजिए, कहकर राशि ने टिफिन सीमा की तरफ बढ़ा दिया। सीमा ने उसे धन्यवाद कहते हुए कहा, अगर कभी फिर मुझे देर हो जाए और तुम यहाँ रहो तो क्या तुम मेरा खाना ले लोगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, राशि मुस्कुराते हुए बोली। थोड़ी देर बाद जब राशि अपने लिए पानी लेने गई तब उसकी मुलाकात नेहा से हुई। नेहा ने राशि से उसकी तबीयत के विषय में पूछा और कहा, ये सीमा से जरा दूर ही रहना। क्यों? राशि ने चौंकते हुए पूछा। अरे बहुत स्वार्थी लड़की है, बस अपना मतलब निकालना जानती है, इसलिए तो कोई इससे बात नहीं करता और ना उसकी मदद करता है, कहते हुए नेहा वहां से चली गई। उसकी बात सुनकर राशि सोच में पड़ गई थी, लेकिन तभी उसे सीमा भी इसी तरफ आती हुई दिखी। क्या कह रही थी वो नेहा तुमसे? मेरे विषय में कुछ कहा क्या? सीमा ने राशि से पूछा। अरे नहीं, वो बस रात के विषय में पूछ रही थी। मैं अभी आपके पास ही आने वाली थी, एक छोटी सी मदद के लिए, राशि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कैसी मदद? सीमा ने पूछा। राशि ने सीमा के चेहरे पर आते जाते भावों को टटोलते हुए कहा, वो दरअसल आज मेरी पहली क्लास थी और सर कह रहे थे अगर दिन में एक बार ग्रुप डिस्कशन किया जाए तो वो बहुत फायदेमंद होता है, पर मैं तो यहाँ किसी को जानती नहीं, क्या आप मेरे साथ 1 घंटा पढ़ेंगी? उसकी बात सुनकर सीमा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, आज से रात के खाने के बाद 1 घंटा हम साथ में पढ़ेंगी। धीरे धीरे राशि और सीमा की दोस्ती गहरी हो गई। 1 घंटा साथ पढ़ने के अलावा अब वो खाना भी साथ बैठकर खाने लगी थी। कभी कभी पढ़ते हुए थक जाने पर एक दूसरे से गॉसिप करके दिल बहला लिया करती थी। देखते ही देखते 16वां दिन आ चुका था। राशि धड़कते हुए दिल से रात होने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही आधी रात बीती, राशि के कमरे की बत्ती अपने आप बंद हो गई और राशि को पिछली बार की तरह स्विच बोर्ड के पास रिद्धि का साया नजर आया। लेकिन इस बार राशि पहले की तरह डर नहीं रही थी। रिद्धि ने राशि की तरफ अपने कदम बढ़ाए और उसके बिस्तर पर बैठते हुए कहा, देखकर अच्छा लगा कि तुमने अपना काम ईमानदारी से किया। अब आगे क्या करना है वो सुनो। सीमा हर वक्त अपने गले में ओम का एक लॉकेट पहनती है। तुम्हें आज से ठीक 15वें दिन यानी अमावस्या की रात को उस लॉकेट को उसके गले से निकालकर हटाना है। ये तो बहुत मुश्किल काम है, राशि ने घबराते हुए कहा। जो भी हो, पर अगर जिंदा रहना है तो तुम्हें ये काम करना ही होगा, रिद्धि की आवाज गूंजी। ठीक है, लेकिन क्या मैं ये जान सकती हूँ आपकी सीमा से क्या दुश्मनी है? वो तो इतनी अच्छी है, राशि ने झिझकते हुए सवाल किया। उसकी बात सुनकर रिद्धि ने एक जोर का ठहाका लगाया और बोली, अच्छाई का तो बस मुखौटा लगा रखा है उसने। अब तुमने पूछ ही लिया है तो सुनो। मैं और सीमा 2 साल पहले अपनी आंखों में कुछ बनने का सपना लिए एक ही साथ इस हॉस्टल में आए थे। देखते ही देखते हम गहरे मित्र बन गए। सीमा मेरे मुकाबले पढ़ने में ज्यादा होशियार थी, इसलिए मैं अक्सर कोशिश करती थी कि कुछ घंटे उसके साथ बैठकर पढूं और निसंदेह साथ पढ़ने से हम दोनों को ही बहुत फायदा हुआ। फिर आया वो वक्त जब हम पहली बार यूपीएससी की परीक्षा देने जा रहे थे। मैंने और सीमा दोनों ने ही प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली थी। हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हम जोर शोर से मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग गए, लेकिन जब मुख्य परीक्षा का परिणाम आया तो जैसे कहर ही टूट पड़ा। मेरा चयन साक्षात्कार के लिए हो चुका था, पर सीमा असफल हो गई थी। उस दिन से सीमा मुझसे कुछ उखड़ी उखड़ी रहने लगी थी। मैंने सोचा वो परिणाम की वजह से दुखी है, इसलिए उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। कुछ ही दिनों में दशहरे की छुट्टियां शुरू होने वाली थी। हॉस्टल की सभी लड़कियां अपने अपने घर जा चुकी थी। मैं भी जाने ही वाली थी कि सीमा ने कहा, उसकी ट्रेन कल है तो क्या मैं उसके साथ आज रात हॉस्टल में रुक सकती हूँ? मैंने उसकी बात मान ली। रात का खाना खाकर जैसे ही हम कमरे में आए, सीमा ने मेरा इनहेलर टेबल पर से उठा लिया। दरअसल मुझे अस्थमा की शिकायत थी, इसलिए मैं हर वक्त इनहेलर अपने साथ रखती थी। मैंने सीमा से इनहेलर मांगा, लेकिन उसे देने की जगह उसने फुर्ती से कमरे की बत्ती बंद कर दी और कमरे में वो अगरबत्ती जला दी जिसके धुएं से मुझे तकलीफ होती थी। मैं अगरबत्ती की हल्की सी चिंगारी देखकर उसे छीनने और बुझाने के लिए साथ ही स्विच बोर्ड तक पहुंचने के लिए भाग रही थी, लेकिन वो बार बार मुझे धक्का देकर गिरा दे रही थी। खाली हॉस्टल के सबसे ऊपरी फ्लोर पर कोई मेरी चीख भी नहीं सुन पा रहा था। कुछ ही देर में मेरा दम घुटने लगा और मेरी मौत हो गई। जब सीमा को यकीन हो गया कि मैं मर गई हूँ, तब उसने बिना किसी शिकन के आराम से मेरी लाश को बिस्तर पर रखा और इनहेलर खाली करके मेरे हाथ में रख दिया, ताकि सबको यही लगे कि अस्थमा का अटैक आने पर इनहेलर के खाली रहने से मेरी जान चली गई।
अगली सुबह रेलवे स्टेशन जाने के लिए तैयार होने के बाद वो चीखती चिल्लाती वार्डन के कमरे की तरफ भागी और रो रो कर मेरे बारे में बताने लगी कि मुझे कुछ हो गया है। उसकी बात सुनकर जब सब लोग कमरे में आए तब उन्होंने मुझे मृत देखा और हाथ में खाली इनहेलर पाकर सीमा की योजना अनुसार यही सोचा कि मैं अस्थमा अटैक की वजह से मर गई। मेरी आत्मा वहीं कोने में खड़ी ये सारा तमाशा देख रही थी। हॉस्टल की बदनामी ना हो इसलिए वार्डन ने सीमा को किसी से भी इस घटना का जिक्र करने से मना कर दिया और मेरे घर वालों पर भी उल्टा आरोप लगाकर उनका मुंह बंद कर दिया कि उन्होंने बीमार लड़की को उनके हॉस्टल क्यों भेजा। मेरे माँ पापा किसी को कुछ न बताने की बात मानकर रोते बिलखते मेरी लाश लेकर चले गए, लेकिन मेरी भटकती हुई आत्मा यहीं रह गई। उसके बाद आज तक कोई न कोई बहाना बनाकर वार्डन ने ये कमरा खाली ही रखा था, लेकिन अब जब उनको लगा कि किसी तरह का कोई खतरा नहीं है तब ये कमरा तुम्हें मिल गया और तुम्हारे रूप में मुझे एक मददगार, क्योंकि मैं अकेले सीमा को सबक नहीं सिखा सकती थी, उससे अपना बदला नहीं ले सकती थी। ओम के लॉकेट ने उसके चारों ओर सुरक्षा कवच बना रखा है। ये सारी कहानी सुनकर राशि के मन में सीमा के लिए नफरत छा गई। उसने कहा, ठीक है, तुम मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अगली अमावस्या की रात तुम्हारी कातिल तुम्हारे सामने होगी। राशि की बात सुनकर धीरे धीरे रिद्धि का साया कमरे से बाहर जाता हुआ नजर आने लगा। उसके जाते ही कमरे की बत्ती स्वयं जल गई। एक बार फिर अमावस्या की रात आ चुकी थी। बातों बातों में राशि ने सीमा से कहा, चलो ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। हाँ, बहुत मजा आएगा, सीमा ने भी उत्साह से कहा। बारी बारी से ट्रुथ में कई सवालों के जवाब देते हुए वो दोनों अब डेयर के मजे ले रही थी। राशि के बाद जैसे ही सीमा के डेयर की बारी आई, राशि ने कुछ देर के लिए उससे उसका ओम का लॉकेट पहनने के लिए मांग लिया। सीमा ने ना चाहते हुए भी वो लॉकेट खोलकर राशि के हाथ में रख दिया। उसके ऐसा करते ही अचानक कमरे की बत्ती बंद हो गई और रिद्धि का साया वहां नजर आने लगा। सीमा भी रिद्धि के साये को देख पा रही थी। उसने घबराते हुए उससे कहा, तुम यहाँ कैसे? तुम तो... हाँ, मैं तो मर चुकी हूँ। तुमने ही तो मारा था मुझे। अपने इन्हीं दोस्ती भरे हाथों में दोस्ती का उपहार, वो अगरबत्ती लेकर, रिद्धि डरावनी हंसी हंसते हुए बोली। उसकी बात सुनकर सीमा रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो रिद्धि, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे बार बार यही लग रहा था कि पढ़ाई में तुमसे ज्यादा अच्छी होने के बावजूद तुम पास और मैं फेल कैसे हो गई। जब सब लोग मुझे तुम्हारा उदाहरण देकर चिढ़ाने लगे तब उन्हीं कमजोर पलों में मैं तुमसे नफरत करने लगी और इस नफरत ने मेरे हाथों से ये घिनौना काम करवा दिया। शायद इसी पाप की सजा है ये कि मैं अगली बार प्रारंभिक परीक्षा तक नहीं निकाल पाई और अब मेरे घर वाले मुझ पर वापस घर आने का दबाव बना रहे हैं। मेरी जान लेकर मेरे लिए देखे गए मेरे माँ बाप के सपनों की जान लेकर तुम मुझसे माफी मांगने का ढोंग कर रही हो नीच पापी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी भटकती हुई आत्मा आज तक इसी इंतजार में थी कोई ऐसा माध्यम मिले जो तुम्हें इस दुनिया से दूर मेरी दुनिया तक लाने में मेरी मदद करे, और आखिरकार राशि के रूप में वो मददगार मुझे मिल ही गई। अब तुम्हारा सुरक्षा कवच राशि के हाथों में है और तुम्हारा ये गला मेरे हाथों में। कहते हुए रिद्धि ने लंबे लंबे नाखूनों वाले अपने हाथ सीमा के गर्दन की तरफ बढ़ाए। रिद्धि की बात सुनकर सीमा चिल्लाते हुए बोली, राशि, दुष्ट, नीच, धोखेबाज, यही थी तेरी दोस्ती? इतना बड़ा धोखा किया तूने मेरे साथ? उसकी बात सुनकर राशि ने वितृष्णा से कहा, जो स्वयं धोखेबाज और कातिल है उसके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। सीमा कुछ और कहती कि उसे अपनी गर्दन पर रिद्धि के नाखूनों की चुभन महसूस होने लगी। उसके मुंह से एक चीख निकली, लेकिन राशि को छोड़कर ये चीख हॉस्टल की दूसरी लड़कियां नहीं सुन पाई। तभी अचानक कमरे की बत्ती जल गई। सीमा ने देखा उसकी गर्दन से हल्का खून बह रहा था, लेकिन वो जिंदा थी। उसने अविश्वास से बार बार अपने आप को छुआ और जब उसे विश्वास हो गया कि वो जिंदा है तब सहसा फूट फूट कर रो पड़ी। राशि को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या प्रतिक्रिया दे और रिद्धि इस तरह अचानक चली क्यों गई। रोते रोते सीमा की नजर मेज पर पड़ी जहाँ उसके नाम का एक लिफाफा पड़ा था और वो लिखावट रिद्धि की थी। रिद्धि की लिखावट पहचानते ही सीमा ने हैरत से वो लिफाफा उठाया और खोलकर पढ़ने लगी। प्रिय सीमा, घबराओ मत, मैं अब कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी और ना कभी तुम्हें मारूंगी। मैं बस तुम्हें यह एहसास दिलाना चाहती थी कि जब तुम्हारा कोई विश्वास पात्र तुम्हारी पीठ में छुरा भोंकता है तो कितना दर्द होता है। आज जब राशि ने तुम्हें धोखा दिया तब तुमने भी वही महसूस किया जो मरते वक्त मैंने किया था। तुम्हारी आंखों से बहते हुए इन पश्चाताप के आंसुओं ने
मेरी बदले की आग को बुझा दिया है। अब बस मैं तुमसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि राशि के लिए मन में मैल मत रखना। वो बहुत अच्छी है। अपनी पढ़ाई पर ध्यान देकर इस बार परीक्षा जरूर पास करना, और अगर हो सके तो मेरे माँ पापा से कभी कभी मिल आना। तुम्हारी दोस्त रिद्धि। इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद सीमा राशि के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। अगली सुबह सीमा ने रिद्धि की माँ को फोन किया और कहा, आंटी, मेरे लिए तो अभी आपके शहर आना संभव नहीं है, लेकिन आप जब भी इधर आइएगा तो याद रखिएगा, आपकी एक बेटी अब भी यहाँ है। सीमा की बात सुनकर रिद्धि की माँ को बहुत दिलासा मिली और उन्होंने सीमा को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। साथ मिलकर पढ़ते हुए इस बार राशि और सीमा दोनों ने परीक्षाएं पास कर ली थी। हॉस्टल छोड़ने से पहले आज एक बार फिर अमावस्या की रात थी। सीमा ने अपने गले का लॉकेट अपनी स्वेच्छा से खोल दिया और घनघोर अंधेरे में हॉस्टल की छत पर राशि के साथ बैठकर रिद्धि को याद करने लगी। कुछ ही देर में उन दोनों को अपने सामने रिद्धि का साया लहराता हुआ नजर आने लगा। सीमा मुस्कुराते हुए रिद्धि की तरफ बढ़ी ही थी कि तभी रिद्धि के पैने नाखून उसके गले में चुभते चले गए। ये देखकर राशि जोर से चीखी। उसकी चीख सुनकर बाकी सभी लड़कियां छत की तरफ भागी। वहीं रिद्धि अट्टहास करते हुए दम तोड़ती सीमा से बोली, बस इसी दिन का इंतजार था मुझे कि कब तू परीक्षा पास करेगी। अब तुझे पता चलेगा कि सफलता के दामन पर खड़े होकर जब सपने टूटते हैं तो उनका दर्द क्या होता है। जब बिना किसी गलती के अपनी आंखों के आगे अपने माँ पापा की उम्मीदें मिटती हुई नजर आती है तो उस बेबसी की चीख क्या होती है। जब सभी लड़कियों ने छत पर आकर अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया तो देखा कि खून में लथपथ लाश वहां पड़ी थी और लाश के हाथों में एक खंजर इस तरह था मानो उसने स्वयं अपनी जान ली हो। रिद्धि का साया अब धीरे धीरे हवा में विलीन हो रहा था। विलीन होते होते रिद्धि एक बार फिर जोर से हंसी, लेकिन इसे सिर्फ राशि ही सुन पाई। उसकी ये डरावनी हंसी और ये खौफनाक रात हमेशा के लिए राशि के जहन में कैद हो गई। अभी सारी लड़कियां राशि से पूछ ही रही थी कि सीमा ने अपनी जान क्यों ली कि तभी उन्हें वहां एक चिट्ठी पड़ी मिली जिसमें सीमा ने लिखा था कि परीक्षा पास करने के बावजूद उसकी पसंद के लड़के से शादी न करवाने की उसके माँ पापा की जिद के कारण वो आत्महत्या कर रही है। राशि समझ गई कि ये चिट्ठी किसने लिखी थी। अगली सुबह जहाँ राशि अपने माँ पापा के साथ घर जा रही थी, वहीं हॉस्टल वार्डन सीमा की लिखी चिट्ठी का हवाला देते हुए इस बार सीमा के माँ पापा को धमकी देकर मामला गोपनीय रखने का आदेश देती हुई नजर आ रही थी। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ और लोग भी इस कहानी का मजा ले सकें।